हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। ये आज पांचवा सेट है CHSL का। आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं पांचवें सेट का। सवाल पहला है सिंप्लीफिकेशन का। आप सबों को सिंप्लीफिकेशन के सवालों को केयर करना है, बोर्ड मास का यूज करना है। इसमें काका क्रिया सबसे पहले तो 7 या 21, 7 गुने 21 भागे 3 माइनस 14 गुने x बराबर 7 है। अब आपसे पूछता है कि भाई x का मान क्या है, तो 3 सते 21, 7 सते 49, 49 माइनस 14x बराबर 7 है। तो 14 बटा x 14x इधर आ जाएगा और यहाँ पर 42 आ रहा होगा। तो 14 तिया 42 यानी कि x बराबर आपका 3 आता होगा। आप समझ रहे होंगे, ये बन गया होगा सबसे। सवाल 27 देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए बाबू, होता क्या है कि मैं सुबह सुबह कभी शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो किसी को लेट मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लिया करें। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई और डायमीटर दे रखा है। ऊंचाई आपका दे रखा है 10 और रेडियस दे रखा है 8, व्यास दे रखा है तो रेडियस 4 हो जाएगा। तो कहता है इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और 2 गुने पाई का पाई रखेंगे, नहीं पाई में आंसर दे रखा है 4 आपका रेडियस है और गुने 10 है, तो 10 चौका 40 दूनी 80 पाई इसका आंसर होता होगा। मुझे लगता है कि समझ में आ रहा है। सवाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल फिर दे रखा है, ये देखो अभी तक 3 सवाल आसान दिए हुए हैं। पिछला सेट बहुत जटिल था, आप देख रहे होंगे कुछ सवाल सेट टेंशन देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% प्रतिवर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 1 लाख रुपया के मूलधन 2 वर्षों में कितना होगा। तो 20% के दर से है नियोजित, तो 20% के दर से वार्षिक है। अगर ये वार्षिक दर आपका 20% है, दर 20% है और समय आपका 2 वर्ष है, तो छमाही का रहेगा तो आपको 20 गुने आधा करना है, यानी कि इसमें हाफ करना है और समय में 2 से गुना करना है। मैं कई बार बता भी चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। 12 6 महीना पर लगेगा तो 6/12 कीजिए, जो भी आता है यहाँ पर काट के उसको सीधा गुना कीजिए प्रतिशत में, उल्टा गुना कीजिए समय में, यानी कि यहाँ पर 10% आ रहा होगा और यहाँ 4 वर्ष हो रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि निकालना है 4 वर्ष तक का 10% का, तो 10 से 11 आपको होगा और 10 से 11 4 बार होगा अगर, तो यहाँ पर आपको 1 पर 4 जीरो होंगे और 11 हमको निकालना है 2 वर्षों पर ब्याज कितना होगा। तो 11 अगर है 121 गुने 121 करेंगे तो आपको 121 सीधा गुना कर लीजिएगा, 2 और 2 दूनी 4 और 2 और 1 2 1 यानी कि 1 4 6 2 ये 4 है ना और ये 1, यानी कि यहाँ पर 4641 आपका आ रहा है, जो कि आंसर हो जाएगा कौन सा, ए। इतना बराबर 1 जीरो और बैठ जाएगा, चूंकि इतना बराबर 1 लाख है। तो ये ब्याज जो हमारा आ रहा है कैलकुलेशन करके, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो आ चुका है वो है आपका 14641। ये अमाउंट प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा कि 4641 रुपया ब्याज आ रहा है। तो मुझे पता है कि इतना बराबर इतना है, तो 4641 बराबर एक ही ऑप्शन में है। तो अगला बढ़ता हूं। अगला सवाल आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 29वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है। कहता है कि कोई संख्या x से 50% कम है, कोई संख्या है जो x से 50% कम है, एक अन्य संख्या से 20% कम है। कोई एक संख्या x से 50% कम है, मान लो कि a है, सो a से 50% कम है, x से 50% कम है, तो x का आपका 50% कम यानी कि 50% है ना। और कोई एक अन्य संख्या b है, वो x से 20% कम है, यानी कि इसका 80% है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि a अनुपात b आपको निकाल देना है, x अनुपात x गुने 50। बहुत समय में दिक्कत होता है ये कि लड़का मान नहीं पाता है सही ढंग से क्या है नहीं है। तो आपको जब x के रिस्पेक्ट में 50 है या 80 है तो डायरेक्ट ही 5:8 दिख रहा होगा, आपको आंसर हो जाना चाहिए था 5:8। प्रश्न संख्या अगले की तरफ बढ़ते हैं। हम सवाल दे रखा है कि निकालिएगा। यहाँ पर आपको ये बेसिक में बताया गया होगा कि यदि a अनुपात b बराबर दे रखा है 2:5
और B अनुपात C बराबर दे रखा है आपका 4:7 और C अनुपात D बराबर दे रखा है आपका 9:14 और ABCD का अनुपात पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का। तो सोचिएगा कैसे निकलेगा ये ABCD का अनुपात। आपको कुछ नहीं करना है, इसको रिवर्स ऐसे गुना करना है, 4 दूनी 8, 9 8 72 ये हो गया। और वैसे भी ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूं पहले कि ऑथेंटिक कैसे बनाते हैं। 9 चौका 36, 36 पचे 180, 180 हो गया। और C का हो गया यहाँ से हमको B का निकालना है, तो यहाँ से हमने गुना किया, 9 चौका 36 पचे 180। फिर C का निकालना है तो यहाँ से करेंगे 9 पचे 45, 45 सते तो 315, 45 सते 45 7 चौका 28, 315 और 5 गुने 4 गुने ये है 14 पचे 70, 7 49, 490। ये तो आंसर आ गया हमारा 72, 180, 315 और 490, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। ऐसे ही बना सकते हैं या फिर ऑप्शन से भी छाट सकते थे। मुझे लगता है कि ए और बी का अनुपात आना चाहिए 2:5, तो ज़्यादा समय लग जाता है, तो आप ऐसे बना लीजिए। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डीआई का सवाल है। डीआई का सवाल कई बार औसत से कैलकुलेशन कई बार कुछ दे देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है कि तालिका में 2014 से 18 के दौरान विभिन्न विषयों में किए गए वार्षिक खर्च को दर्शाता है। ठीक है, अब 2016 के प्रति वर्ष प्रति शीर्ष का औसत व्यय कितना है? प्रति शीर्ष का औसत 2016 का ये आपको दिया हुआ है, तो सबको जोड़िए और भागा दे दीजिए भाई। 2016 का दे रखा है, तो स्टैंडर्ड रूप क्या है इसका बनाने का? देखो 16 में देखो 4500 यहाँ पर है, 45,000 है, 22,500 है ना, 22,500 है ये। और फिर आपका 47,500 है ये। फिर आपको 25,000 दे रखा है ये, और ये 25,000 दे रखा है। औसत बोलता है इसका, औसत कितना है? 25,000 है। औसत बोलता है औसत व्यय कितना है। तो सोचिए, मुझे औसत निकालना है, तो मुझे देखने को मिल रहा है कि 25 के करीब यानी 3,000 के करीब तो औसतन है, 3,000 करीब। अगर मैं सबको जोड़ के भी भागा दूंगा तो भी आंसर आएगा। 5 5 10 की जुरात में 1, यानी कि 1 आ गया। और 5 2 1 3 और 5 3 15 और 7 3 10, 15 10 25 और 25 के 5 हाथ में 2 और आपको 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 8 16, यानी कि इतना जाता होगा। और इतना को भागा देंगे आप 3 से। कितने थे, कितने चीजों पर खर्च थे? 1 2 3 4 5, 5 पर है तो 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 33 के करीब आ जाएगा, यानी कि 33,000। दूसरा तरीका था कि 30,000 आप औसतन मान लेते, 30,000 मानते तो जितना बढ़ते जाएगा, ये अगर 30,000 मान लीजिए, औसतन मान लिए 30,000, अब यहाँ पर 15,000 बढ़ गया, तो यहाँ 15,000 आपको बढ़ा देना है 15,000, और फिर आपको 15,000 बढ़ेगा, प्लस में लिखना है। और फिर आपको अगर यहाँ पर मान लो कि 3,000 में कम गया तो उसको कम लिख देना है, और जितना कम गया जब बढ़ गया उसको लिख देना, और सबको 5 से भागा देके जोड़ देना है, यानी कट के 3,000 आएगा। तो ये तरीका भी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये तरीका अभी जो साधारण कैलकुलेशन हो गए उसमें ऐसी बनाइए, क्योंकि गलती होने की कम संभावना रहता है और समय आपको बच जाता है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है। टफ कैलकुलेशन में डेविएशन यूज करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल है तो उसको भागा दीजिएगा, चूंकि कई बार गलती हो जाता है, इसमें केयर नहीं हो पाता है। अगला सवाल देखिएगा। डेविएशन को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ढंग से, तभी आ पाएगा। 2 हवाई जहाज की गतियों का अनुपात 11:18 है। यदि हवाई जहाज 3 घंटों में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, पहला हवाई जहाज, तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो सबसे पहले 11:18 है, पहला का 1650 8 घंटा में, सॉरी 3 घंटा में, ये आपका 11 है तो गुने 18। पहला का गति है आपको, पहला गति 18 के चाल से, दूसरा पहला 11 के चाल से, दूसरा 18 के चाल से, 11 बराबर इतना हो गया, दूरी बटा समय चाल हो गया। इसको निकालिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना करना होगा। यानी कि अल्टीमेटली आप देख पा रहे होंगे कि इसको काट देंगे इससे, और 11 से कट जाएगा ऊपर, और ये मिल जाएगा 11 एक बार में, और 11 5 55 150 बार में 150/3 गुने 5 और 5 5 25, यानी कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा
आएगा, इसको सोल्व करिएगा तो नजर आ जाएगा 250 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल 32 का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल है अगला आपको कि कोई कार 7 घंटा में 420 चलता है, यानी कि 7 छक 42, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है ना। कोई कार 420 चलता है 7 घंटा में, तो इतना, तो 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी होगी। देखिए भाई, हाँ ये इतना चाल क्या है इसका, चाल ये 60 है। अब कहता है 60 से कितनी गति बढ़ानी होगी कि वो 420 को 6 घंटा में करें, तो 70 के चाल से चलना होगा। 420 को अगर 6 ही घंटे में चलना है तो 7 छक 42 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना होगा। तो कितना चाल बढ़ाना होगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चाल बढ़ाना होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 33 का आंसर बॉल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों का प्रभावी छूट क्या है। 20% की दर से 4 छूट देगा। 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का छूट का मतलब होता है कि 5 से 4 होना, 5 से 4 होना। और कितने बार छूट हो रहा है, ये 4 बार हो रहा है, तो यानी 4 बार इतना हो जाएगा, यानी 25 से 125 625 हो जाएगा। और चर्चों का 16 है, 256 हो रहा है, यानी घट के दाम 625 से कितना हो जाएगा, 256। तो कितना छूट हुआ, 625 से 256 हो गया। छूट कितना हो गया, 9 6 15, ये बच गया 1 6 5 11 69, और ये बच गया 5, तो 369 हो रहा होगा छूट। 369 छूट हो रहा है, 369। तो कितना परसेंट छूट हो रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रतिशत छूट बराबर जानते हैं आपको कितना टोटल दाम था पहले वस्तु का मूल्य। ये इनिशियली मूल्य होता है और फाइनली घटते जाता है। जितने बार घटेगा इस तरह से लिखिए। अगर इनिशियली 625 था तो मूल्य घटकर 256 हो जा रहा है, यानी घटा होगा कितना, 369, 369। तो पूछता है कि कितना प्रतिशत घटा, इतना गुने 100 कर दीजिए, आपको परसेंटेज में निकल आएगा। मुझे लगता है कि कट रहा होगा कि 25 है, 625 25 का 100, और आपको गुना कीजिएगा तो चर्चों का 16 चर्चों का ये 25 का 100 नीचे छोड़ देते हैं और चर्चों का 16 से गुना करते हैं। 16 144 और 16 44 से, ठीक है। और 16 छक 96 और 16 48। ये टेबल आपको थोड़े से याद रखने हैं। 9 1 10 10 9 19 और ये 5940। ये आपका आंसर बॉल दिख रहा होगा। मुझे लगता है कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 59.04 आंसर हो जाएगा आपका बॉल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। सवाल अगला है आपको कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखा है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। तो देखिएगा प्रतिशत को इन्वॉल्व किया है एलसीएम में। आपको पता है कि एलसीएम गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो आपको पता है ना ये दोनों ये चीजें। और कहता है कि पहली संख्या है सो दूसरी संख्या से 50% अधिक है, यानी कि 100 है तो ये 150 है, यानी कि ये 3 है तो ये 2 है। आपको इसको मान सकते हैं 2x संख्या तो ये 3x यहाँ पर लिख सकते हैं। एल्स फॉर्मूले में एलसीएम आपका कितना दे रखा, एलसीएम आपका HCF आपका 20 है और एलसीएम आपका 120 है ना। और यहाँ पर पहली संख्या यानी 3x गुने 2x हो जाएगा। आप देख रहे होंगे तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 यानी कि 400 आता होगा, ये काट के x स्क्वायर बराबर, यानी कि x बराबर आपका 20 है। तो संख्या तो आपको 20 3 60 और 20 दूनी 40 आ रहा है। संख्या आपको 20 3 60 और 20 दूनी 40 आ रहा होगा। मुझे लगता है समझ में आ रहा है बात आपको। और यहाँ पर जो ऑप्शन है आंसर इसका, वो आंसर है आपका कौन सा संख्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि भाई तो बताइए कि छोटी संख्या कौन है। छोटी संख्या तो आपका 40 है, तो छोटी संख्या 40, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा। अभी तक मुझे नहीं लगता है इसमें कोई विशेष दिक्कत था। यहाँ पर आंसर हो गया इसका ये आंसर हो गया 40, है ना। अगला सवाल दे रखा है किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत का 400% मुनाफा कमाता है। लागत का 400 रुपये मुनाफा कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है तो नए लाभ का
और विक्रयमूल्य का के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। लाभ और विक्रयमूल्य का, फिर से सुनिएगा समझिएगा। किसी ट्रांजेक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है, यानी 100 रुपया का लागत है, एसपी है उसका 500 रुपया। लागत पर इतना मुनाफा, या मुनाफा मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट कमाता है, तो 400 प्रॉफिट कमाएगा तो 500 में बेचेगा। यदि लागत 100% बढ़ जाता है, यानी कि लागत 100% बढ़ जाता है, तो 200 हो जाएगा, ये है ना, लागत 200 हो जाएगा। और विक्रयमूल्य में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि विक्रयमूल्य यही 500 है, तो नए लाभ और विक्रयमूल्य के बीच का अनुपात क्या है? तो नया लाभ यहाँ 300 हो गया, तो 300 का लाभ का और एसपी का अनुपात जो है सो कितना है? तो ये आपको दिख रहा होगा 3:5 है। तो बात केवल घुमाता है, आपको पकड़ लेना है बात कि ये जो घुमा रहा है वो क्या है, 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है आपका अगला, इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर दिख रहा होगा, the set data given, the mean of the set is 35 while the median is 60, find the mode of the data। आपको पता है मीन मीडियम का एक फॉर्मूला आपको जानकारी होगा कि मोड बराबर क्या होगा, मीडियन और क्या दिया है, मीन और मीडियन। तो 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन बराबर मोड। तो यहां पर समझिएगा मीडियन आपका कितना दे रखा है, द मीन ऑफ सेट इज 35, 35 दूनी 70, और मीडियन इज 18। कुछ गड़बड़ हो रहा है, 35 दूना 70, यहां पर फॉर्मूला एक लिखना है। पहले तो ये दे रखा है कितना, द मीन ऑफ द सेट, मीन दे रखा है आपका कितना, मीन दे रखा है आपका, मीन दे रखा है 35, और मीडियन दे रखा है कितना, मीडियन दे रखा है आपका 60। तो मोड निकालना है हमको, मोड निकालना है। तो आपको याद रखना है कि मोड यानी कि मीडियन बराबर मीन बराबर 3 इंटू, इसका एक फॉर्मूला है, आप देखिएगा फॉर्मूला पर पुट कीजिएगा, आंसर आएगा 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मोड, कुछ करके मोड करके कुछ आंसर आएगा ये। तो आपको मोड निकालना है, तो 35 यहां पर दिया हुआ है, और 36 18 180, 36 18 180, कुछ मुझे फॉर्मूला लग रहा है, आप देखिएगा इसको तो नजर आएगा। 3 इंटू मोड आ रहा है, ये मोड आ रहा है 2 से, यानी 35 घटाएंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। कुछ कहीं फॉर्मूले में मुझे डाउट लग रहा है, ये 6 है 4 कुछ ऐसा है, 3 इंटू 4 2 इंटू, मैं फॉर्मूला गलत लिख रहा हूं शायद, इसका फॉर्मूला एक बार देखेंगे, फॉर्मूला पर बनाएंगे, भूल रहा हूं मैं फॉर्मूला, आप बनाएंगे। ये शायद इसका था क्वेश्चन या फिर नहीं था, 37 इंग्लिश में है केवल, मुझे हिंदी वाला में दिक्कत हो रहा है। मीन मीडियन मोड का है, एक बार देख लीजिएगा इसका फॉर्मूला। 35 आपका मीन दे रखा है, मीडियन दे रखा है 60, और मोड पूछ रहा है, तो 60 दूनी 60, 36 18 180, और माइनस 35 गुने 2 70, आपका ये आता होगा यहाँ पर 110 है आंसर। इसमें फॉर्मूला होता है शायद, मुझे लगता है हिंदी वाला या इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि मोड बराबर रटने का इसका तरीका ही 4 डिजिट का है। मोड बराबर लिखिए 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू ए मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। तो 36 18 यहां पर आपका हो रहा है मोड, 36 18 और 35 दूनी 70, 110 आंसर आना चाहिए आपको। फॉर्मूला में अगर त्रुटि नहीं है, मुझे लगता है कि ठीक भी है। याद रखने का तरीका है, मीडियन के साथ जानते हैं कितना, मीडियन 6 डिजिट का है तो ये 3 रहता है, और मीन 4 डिजिट का है तो ये 2 रहता है, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मोड के साथ 2 की मीडियन के साथ।
तो आपको मीडियन के साथ 2 होगा। तो मोड बराबर बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, माध्यिका माइनस माध्य। हाँ क्लियर है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आंसर आना चाहिए 110। अगला सवाल देखिएगा, अगर कुछ डाउट होता है तो उसको फॉर्मूला में सुधार लीजिएगा, ठीक है। ये एसएससी अभी भी पूछने लगा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा पूछता नहीं था, अब पूछने लगा तो इसको केयर करना चाहिए, मीन मीडियन को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। बार बार मैं ड्राइव कर लेता हूं, याद रह नहीं पाता, आप लोगों को याद रखना है। 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसके इकाई और दहाई अंक के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं। अच्छा, 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्याएं बराबर हैं के अंकों का योग कितना होगा। अभाज्य संख्या 2 अंकीय जिसके इकाई और दहाई के बराबर हैं, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसके इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। 11 है क्या, 11 ही मात्र एक संख्या है जो कि आपको इकाई और दहाई दोनों एक ही है, और आपको इनके अंकों का योग जो होगा सो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, एक रबर का मूल्य 3 रुपये है, 20 रबरों का मूल्य 3 कलमों के मूल्य के बराबर है। यहां पर देखिए कह रहा है कि 20 रबर का मूल्य आपको 3 कलम के मूल्य के बराबर है, 3 कलम के मूल्य के बराबर है, पेन के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 1 कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है, 1 कलम का मूल्य, अच्छा पेन, यहां पर एक काम कर रहा हूं मैं, के लिख रहा हूं कलम, पेंसिल को मैं पी से लिखूंगा, यानी कि अब कह रहा है कि 1 कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है, और 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के बराबर है। 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के बराबर है, ठीक है। तो मूल्य के बराबर, तो 1 मार्क का मूल्य कितना है, तो सबको पहले बैलेंस करना है, और 1 रबर का मूल्य 3 रुपया है, तो बता देना है कि 1 मार्कर का मूल्य कितना। बैलेंस करके देखते हैं क्या होगा। मार्कर, यहां पर देखो रबर और कलम, रबर और कलम का मूल्य हो रहा है आपको 3:20, और कलम और पेन का मूल्य आ रहा है, कलम और पेन का मूल्य आ रहा है 2:1, और पेन और मार्कर का मूल्य आ रहा है, पेन का मूल्य 5 और मार्कर का मूल्य 6, कलम का मूल्य 2 और 1। अब यहां पर जरा सा समझिए, कलम पेन और मार्कर को बैलेंस करना होता तो मैं आसानी से बैलेंस करता। रबर का मूल्य 3 लिखता, और कलम का मूल्य 20, तो 2 देंगे 20 मिलता, तो पेन का मूल्य 10 होता, और पेन 5 दूनी 10 होता, तो मार्कर का मूल्य 6 दूनी 12 हो जाता है कि नहीं। यही बैलेंस हो जाएगा, ऐसे रेशियो हो जाएगा ये। अब कह रहा है 3 बराबर कितना रुपया, 3 रुपया, 3 बराबर 3 रुपया रियल में भी दिया हुआ है, तो यहां पर किसका मार्कर का मूल्य पूछ रहा होगा, तो मार्कर का मूल्य कितना, 12 बराबर 12 रुपया। हमें लगता है कि बैलेंस करते ही इसका आंसर आपको दिखा होगा। सवाल है 39, और ये क्वेश्चन और लेते हैं। यदि लोहे से निर्मित 10 मिलीमीटर की भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें कि 200 सीसी पानी है, तो डिब्बे की सामग्री का आयतन क्या होगा। यदि लोहे के निर्मित प्रत्येक 10 मिलीमीटर भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें कि 200 सीसी पानी है, अब कहता है तो डिब्बे की सामग्री का आयतन क्या होगा। यहां पर आपको समझना है क्या कि सबसे पहले लोहे से निर्मित प्रत्येक 10 मिलीमीटर, आपको समझ मिली और सेंटी, यानी कि आपको पता है 10 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के कितने क्यूब हैं, 2 क्यूब हैं, 1 सेंटीमीटर के 2 क्यूब हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है। अब आयतन क्या होता है पता है, क्यूब का आयतन, आयतन होता है क्यूब का 1 क्यूब, यानी कि 1 क्यूब का आयतन हो गया 1 क्यूब, यानी कि 1, तो यहाँ की 2 क्यूब का आयतन कितना होगा, 2 क्यूब मतलब कि आपका 2 क्यूब मतलब घन 2 घन का आयतन कितना होगा। इसलिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को बोलते हैं कि क्या करना है कि बाइलिंगुअल समझना है। यहाँ देखो क्यूब दे दिया, अब हिंदी वालों को नहीं समझ में आ रहा है क्यूब क्या है, क्यूब यानी घन का आयतन कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। इसमें से कह रहा है कि भैया ऐसा है कि डाला जाता है तो कितने सीसी
सीसी का मतलब समझ रहे हो, 200 सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 200 सीसी का मतलब 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर आया 1 सेंटीमीटर क्यूब और ये 2 सेंटीमीटर क्यूब है ये, यानी जोड़ेंगे तो इसमें टोटल जो डाल देंगे पानी में और फिर देखेंगे कुल आयतन, तो कुल आयतन हो जाएगा इसका 200 प्लस 2 यानी कि 202 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोला जाता है, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोलेंगे। अगला सवाल देखते हैं, यानी 5 सवाल का समय है नहीं, 5 सवाल अगले वीडियो में हम देंगे या फिर दोनों वीडियो को एक तरह कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, क्योंकि क्लासरूम सुबह सुबह हम लोग क्लास में रिकॉर्ड करते हैं, जितना रिकॉर्ड हो पाता है जब तक आने तक उतना रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद से आपको फिर से जो भी क्वेश्चन बचे होंगे उसको आपको अगली वीडियो में देंगे या फिर इसी वीडियो में कंबाइन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।